हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 4। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है और इजी यूनिट है। इसमें हमारे मेन ना दो टॉपिक्स हैं कि अभी तक हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़े जा रहे हैं, तो मेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे और दूसरा क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। सो हमारा मेन फोकस इन्हीं दो टॉपिक्स पर रहने वाला है इंटायर यूनिट में, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और दूसरा चीज क्या इमर्जिंग पैटर्न्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप इतना सारा पैसा इतना सारा टाइम लगा रहे हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने में, क्या उसका कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है, क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके इफेक्टिव हैं, जिन एरियाज में आप चाहते हो इंप्रूवमेंट लाना उन एरियाज में इंप्रूवमेंट आई भी है या नहीं आई। सो आप मेनली इसमें असेस करते हो कि क्या इम्पैक्ट रहा ट्रेनिंग का एम्प्लॉयज के ऊपर, वेदर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हुई है और क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल मेट हुए हैं या नहीं हुए। सो दैट मीन्स इवैल्यूएट करते हैं हम। ठीक है, अब आप इवैल्यूएट क्यों करते हो, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ये हम कोई भी बता सकते हैं कि देखना कि क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा है, किन किन एरियाज में इंप्रूवमेंट हुई है और किन किन एरियाज में अभी भी इंप्रूवमेंट बाकी है। बाकी देखना कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की बढ़ी है या नहीं बढ़ी, क्या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट करा था वो एम्प्लॉयज के गोल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ रेलिवेंट है भी या नहीं। उसके अलावा ट्रेनर्स को फीडबैक देना और पार्टिसिपेंट्स की इफेक्टिवनेस को देखना। उसके अलावा जस्टिफाई करना कि हाय आपने इतना सारा पैसा लगा तो दिया अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, क्या उसका कोई फायदा हुआ है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है या नहीं। सो उसी हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी आप करोगे। सो बहुत सारे रीजंस हैं जिस बेसिस पर हम इवैल्यूएट करते हैं हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। उसके अलावा कई बार कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिस पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के। तो इसलिए भी उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी ट्रेनिंग इफेक्टिव रहती है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ ये बेस्ट प्रैक्टिसेस थी जिससे अच्छी लोगों को ट्रेनिंग मिली, सो हमें रेप्लिकेट करना इन फ्यूचर उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ईजी हो जाता है। ठीक है, डिसीजन बनाने में हेल्प होती है और अगर हम उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट चलती रहेगी। सो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल करने के लिए इवैल्यूएट करते हैं, पावर देने के लिए, इंटरवीन करने के लिए कि वेदर इफेक्टिव है या नहीं, रिसर्च पर्पसेस के लिए इवैल्यूएट करते हैं और फीडबैक के लिए। ये पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, जस्ट एक बार समझ आ गया, अपने आप पॉइंट्स बनाया ना, हेडिंग्स बनाया ना और उनको एक्सप्लेन कर देना, तो आप लिख के आ सकते हो व्हाट आर द रीजंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। अभी हमें पता लग गया कि इवैल्यूएशन होता क्या है और किस रीजन की वजह से हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम इवैल्यूएट किस क्राइटेरिया के बेसिस पर करेंगे, क्या चीजें हम कंसीडर करेंगे व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले आ गया रेलिवेंट। रेलिवेंट किसके साथ होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ। सेकंड लर्निंग आउटकम्स, कि जो हम चाहते थे क्या वो लर्निंग आउटकम्स हमें मिली हैं या नहीं। तीसरा, सीख तो लिया पर अब वो नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो नॉलेज भी किस काम की, तो उसको लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सस्टेनेबिलिटी, क्या फ्यूचर जनरेशन उसका फायदा उठा पाएंगे, फ्यूचर में भी हम उनको रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं। सो मेन ये 5 क्राइटेरियाज लर्न कर जाना, रेलिवेंस, सस्टेनेबिलिटी, आउटकम, उसके अलावा बाकी 2 हैं एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट। एप्लीकेशन एंड इम्पैक्ट, रेलिवेंस, सस्टेनेबिलिटी, एप्लीकेशन, इम्पैक्ट एंड आउटकम्स। और भी क्राइटेरियाज आप अपनी तरफ से लिख के आ सकते हो, मैंने आपको मेन क्राइटेरियाज बता दिए कि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन हम किन क्राइटेरियाज के बेसिस पर करते हैं। अब इन क्राइटेरियाज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो रेलिवेंस का मतलब है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम रेलिवेंट था विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड द इंडिविजुअल नीड्स। तो अगर वो रेलिवेंट था तो हम प्रॉपरली देख लेंगे, तो मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रेनिंग ने मीट करी है। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, जो हम नॉलेज या स्किल सिखाना चाहते थे क्या वो एक्वायर हुआ है या नहीं हुआ, तो हम उनकी परफॉर्मेंस है जो वो प्री ट्रेनिंग मेजर करेंगे और पोस्ट ट्रेनिंग मेजर करेंगे। तो हमें पता लग जाएगा या प्रॉपरली फीडबैक ले लेंगे पार्टिसिपेंट्स को कि उनकी क्या क्या आउटकम्स हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या सीखा है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज वही इवैल्यूएशन, आप असेस करोगे कि किस एक्सटेंट तक जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रेनिंग नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं।
तो आप ऑन द जॉब ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो अप्लाई कर भी रहे हैं जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, या वैसे ही उन्होंने ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं उठाया। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, क्या आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो अभी सब देखोगे कि क्या एक्चुअल में आपको ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस ट्रेनिंग का आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, तो आप देखोगे कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम सस्टेनेबल है और उनको रेप्लिकेट करा जा सकता है फ्यूचर में। अगर कोई कमियां हैं तो आगे से आप वो नहीं करोगे और स्केल करने की कोशिश करोगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, ताकि फ्यूचर नीड्स के अकॉर्डिंग आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओ। सो इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियाज हम इफेक्टिवली इवैल्यूएट कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जिस बेसिस पर हम फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी तक हमने जाना इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन की हम क्यों करते हैं, और इवैल्यूएशन का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट, जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। अब ये तो है नहीं कि एकदम से आराम से हम इवैल्यूएट करके बैठ गए कि ट्रेनिंग अच्छी भी हुई है या नहीं हुई। सो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। एक तो हमें ट्रू इम्पैक्ट नहीं पता लग पाता, इतना एग्जैक्ट अगर हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करें हमें ट्रू इम्पैक्ट नहीं पता लग पाता। उसके बाद हमारे पास ना इवैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों में से एक तरीका जो जो हमारे लिए कारगर हो उसको सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन मेथड हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें सफिशिएंट डाटा नहीं पता लग पाता जिससे हम इवैल्यूएट कर पाए। और कुछ लोग ना, अगर सपोज आपने ट्रेनिंग दे दी उसके बाद ना आप टेस्ट कंडक्ट करवा लो, तो कुछ लोग ना रेजिस्ट करेंगे कि भाई हमें नहीं देना कोई टेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू द इवैल्यूएशन। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब हम इवैल्यूएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, हम ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस देख रहे हैं तो और फैक्टर्स को हम कई बार आइसोलेट कर देते हैं। कई बार क्लियर गोल्स ही नहीं हमें तय करे होते। कई बार ना इवैल्यूएशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर बजट नहीं रखती। जब पैसा ही नहीं होगा तो इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। कई बार ना, फॉर एग्जाम्पल, किसी को ना पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हम टैंजिबल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उसका बंदे का वैसे डेवलपमेंट हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर पेशेंस आई है। तो ये चीजें जो जो दूसरी क्वालिटीज हैं, इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, उनको हम मेजर नहीं कर पाते। और बहुत बार ये देखा गया है कि जो इवैल्यूएशन मेथड्स हैं उनमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती, थोड़ी सी बायसनेस होती है। तो ये चीजें हैम्पर करती हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन को। कई लोग रेजिस्ट करते हैं इसको, ठीक है, और कई लोग सपोर्ट नहीं करते इवैल्यूएशन को। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन की, क्योंकि अगर टाइमिंग नहीं होगी सही हमारी तो जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, लंच टाइम हो गया, लंच टाइम से 1-2 मिनट पहले आप चले जाओ, वर्कर्स पहले डिले हो जाते हैं कि हाँ अब तो लंच टाइम होने वाला, हमने काम करे। तो टाइमिंग ऑफ इवैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रॉपर वो फीडबैक नहीं दे पाते, पार्टिसिपेंट्स प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार हम जनरलाइज कर देते हैं चीजें। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। देखो वो ये प्रॉब्लम्स आप अपनी तरफ से लिख के आओगे। मेन आपको बस यही बता रही हूँ, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स लिख के आनी है जिससे आपका जो आंसर राइटिंग है वो इंप्रेसिव हो। मेनली मेरा काम ये है कि आपको किसी भी टॉपिक से डर ना लगे, आपको सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू समझ आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जब हम इवैल्यूएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो चुपचाप हेडिंग्स बनाया ना, यही हेडिंग्स मेन है, ये 4 देख लो। ट्रू इम्पैक्ट, appropriate evaluation method select करना, insufficient data, resistance, मेन ये 4 याद रख लो। और एक insufficient budget and resources। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स है वो अपने आप बनाया ना एग्जाम में। ठीक है, अब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन करने के कुछ स्टेप्स होंगे ना। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन, कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। सो जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं ट्रेनिंग की, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में होती है। एक बिफोर ट्रेनिंग, एक ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एक आफ्टर ट्रेनिंग। सो ये 3 हेडिंग सबकी आंसर शीट पे होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 4 में से। ठीक है, बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। सो बिफोर ट्रेनिंग हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, और आफ्टर ट्रेनिंग हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, सो बिफोर ट्रेनिंग, अब हम ट्रेनिंग देने से पहले पहले क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी ट्रेनिंग के क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि हमें ट्रेनिंग कैसे देनी है, क्या मटेरियल यूज करना है और क्या ट्रेनिंग का मेथड यूज करना है।
साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या क्या नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके बाद सारे ट्रेनिंग मेथड्स में से हम सारे मेथड्स को इवैल्यूएट करेंगे और जो मेथड हमें सबसे इफेक्टिव लगेगा उसको हम यूज कर लेंगे। सो बिफोर ट्रेनिंग जितनी भी प्लानिंग है, गोल डिटरमाइन करना, क्या क्या नीड्स हैं और मेथड्स में से मेथड सिलेक्ट करना और उन मेथड्स को इवैल्यूएट करके बेस्ट मेथड लेना, ये सारा प्रोसेस हम बिफोर ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, अगर स्टेप इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आ जाएगा तो 3 हेडिंग्स होनी चाहिए सबके आंसर शीट पे, बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अब ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम क्या क्या चीजें करेंगे, हम ट्रेनिंग के दौरान मेजर करेंगे कि क्या प्रोग्रेस रह रही है, साथ के साथ अगर कोई चीजें हमें लगेगी तो साथ के साथ हम हमारे प्लान को एडजस्ट कर देंगे। फीडबैक लेते रहेंगे पार्टिसिपेंट से और इनकरेज करेंगे उनको कि हमें वो फीडबैक प्रोवाइड करें, हम भी फीडबैक देंगे और उनसे भी कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहेंगे ताकि जो भी चेंजेस हैं वो हम साथ के साथ करते रहें। अब ट्रेनिंग हमारी होगी है पूरी। ट्रेनिंग होने के बाद हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हमने जितने भी मेथड्स करे थे उसमें से जो हमारा सिलेक्टेड मेथड था उसकी इफेक्टिवनेस हम मेजर करने के लिए डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम डाटा को एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे जो भी हमने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तय करा है, जो हमने ऊपर क्राइटेरियाज पढ़े हैं ना, रेलिवेंस, आउटकम, ये सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे किन एरियाज में इंप्रूवमेंट चाहिए और अगर हम आगे से कभी वो ट्रेनिंग करवाएंगे तो उन चेंजेस को हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। साथ के साथ जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेक होल्डर्स और डिसीजन मेकर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉस्टर कर पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड लर्निंग। सो मेन आप 3 हेडिंग बना के आओगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आप खुद ही लिख सकते हो, बिफोर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग। सो बिफोर ट्रेनिंग प्लानिंग, नीड डिटरमाइन करना, गोल्स तय करना, ये सब होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप फीडबैक लेते रहोगे और मॉनिटर करते रहोगे। आफ्टर ट्रेनिंग डाटा कलेक्ट करोगे, उस डाटा को एनालाइज करोगे, कम्युनिकेट करोगे और अगर चेंजेस लगते हैं तो उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करोगे। क्लियर हो गया। अब ना ट्रेनिंग का क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिया था, बट उसके अलावा ना कुछ मेथड्स हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के। 4th यूनिट में से यूजुअली सारे बच्चे यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। सो बहुत सारी मेथड्स हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के। आपको ये जो मैंने ऊपर मेंशन करे हैं ये वाले मेथड्स भी पढ़ के जाने हैं, साथ में ही हम 3 मॉडल्स लर्न करने वाले हैं, साथ में ही ये तीनों मॉडल्स मेथड्स में लिख के आने हैं। सो सबकी आंसर शीट में 11 टोटल मेथड्स होने चाहिए, जिसमें से ये 8 ऊपर वाले हो गए एंड देन ये 3 नीचे वाले मॉडल्स हो गए। क्लियर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 4 का। तो हमारी मेथड्स क्या है, सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड असेसमेंट, फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेंचमार्किंग, 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, तो इसको मैं ना लर्न करने की इजी ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले ए से क्या हो गया, असेसमेंट। ए से क्या हो गया, असेसमेंट। बी से हमारा हो गया बेंचमार्किंग। बी से क्या हो गया, बेंचमार्किंग। ठीक है, उसके बाद सी से हम क्या कर सकते हैं, सी से आप बना सकते हो कोई भी ऑप्शन बनाना है, कलेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस। कलेक्टिवली मतलब ऐसे आप लर्न कर सकते हो कोई भी छोटा एक्रोनिम बना के, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। मैं आपको इसका एक्रोनिम अभी दोबारा बताती हूँ। और बेटर वे क्या हो सकता है इसको बनाने का, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस तरीके से आप ये 11 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन लर्न करो। सो सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स, ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट एंड असेसमेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बेंचमार्किंग, 360 डिग्री फीडबैक। ठीक है, और उसके अलावा जो 3 मॉडल्स हैं, देखो इनको मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही, आप इस पे नाम ही याद कर जाओ, अंदर आप अपनी तरफ से लिख के आ सकते हो कि बहुत सारे सर्वेस करवा के लोगों से पूछ के। सेकंड क्या है, उनको वर्क प्लेस पे जैसे वो काम कर रहे हो उनको आप सिंपली ऑब्जर्व करोगे, आपको पता लग जाएगा कि कोई फायदा हुआ है ट्रेनिंग का या नहीं। कोई टेस्ट ले लिया या कोई असेसमेंट ले लिया, उनसे इंटरव्यू ले लिया, उनकी परफॉर्मेंस को प्रेज या मेयर करके देखा, रिटर्न ऑन एनालिसिस देखा, कोई आपने बेंचमार्क सेट करा था कि पहले आपको इतना बनाना होता था, अब आपको इतना बनाना है, तो भी आप चेक करोगे कि उतने यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, कोई मतलब आपने बेंचमार्क सेट कर दिया। 360 डिग्री फीडबैक। तो ये सारे वेज हैं जिसमें आप ट्रेनिंग इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, उसके अलावा ये 3 मॉडल्स हैं, एक तो है कर्क पैट्रिक्स मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, एक है कायरो मॉडल और एक है CIPP मॉडल। मेन इसकी फुल फॉर्म्स और जो मेन टर्म्स हैं बस वही याद कर जाना, हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना। सबसे पहले हम कर्क पैट्रिक्स मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। इसमें 4 लेवल्स हैं। कर्क पैट्रिक्स मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में 4 लेवल्स हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट्स। तो पहले लेवल में हम रिएक्शन देखेंगे, दूसरे में उनकी लर्निंग देखेंगे, तीसरे में उनका बिहेवियर देखेंगे एंड फोर्थ में उनका रिजल्ट देखेंगे। सो कर्क पैट्रिक्स मॉडल में क्या है, सबसे पहले उनका रिएक्शन देखेंगे, क्या उन्होंने ट्रेनिंग को एंजॉय किया है या नहीं। दूसरा लर्निंग, क्या उन्होंने जो सीखा है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने काम में या नहीं।
तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा है या उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया है या नहीं। चौथा रिजल्ट्स, क्या परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ा है, क्या परफॉर्मेंस बेटर हुई है या नहीं। सो वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेथड्स लर्न कर लेना। एंड ये 3 मॉडल है, कर्कपैट्रिक्स मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। कर्कपैट्रिक्स में हमने 4 लेवल्स पढ़े, रिएक्शन क्या है, लर्निंग क्या करी है, क्या बिहेवियर में कोई चेंज आया है और क्या रिजल्ट्स आए हैं परफॉर्मेंस में या नहीं। सो ये 4 लेवल्स हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के। इसके बाद हमारे 2 मॉडल्स बच जाते हैं, CIPP मॉडल एंड कायरो मॉडल। तो अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, आपका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो CIPP मॉडल में क्या है, हम इवैल्यूएशन करते हैं। C से क्या है, कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इसको लर्न करना पड़ेगा, कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी जो कोर वैल्यूज हैं उनके बेसिस पर कंटेक्स्ट देखते हैं, मतलब हमारे गोल्स क्या हैं। उसके बाद इनपुट को इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब हम प्रॉपर प्लान्स बनाते हैं। देन प्रोसेस इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। देन प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करते हैं, मतलब जो हमारी आउटकम्स आएंगे उनको वैल्यूएट करते हैं। कंटेक्स्ट मतलब हमारे गोल्स हो गए, इनपुट्स मतलब जो हमने प्लान्स बनाए हैं, प्रोसेस मतलब जो हमारा एक्शन हो गया, एंड प्रोडक्ट मतलब हमारे जो आउटकम्स हो गए, हम उसको देखते हैं। सो दिस इज अबाउट CIPP मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉडल है कायरो मॉडल। क्या है, कायरो मॉडल। देखो CIPP मॉडल में क्या था, कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, कंटेक्स्ट और इनपुट तो सेम ही है। P जो हमारा प्रोसेस था उसकी जगह हम रिएक्शन ले रहे हैं, और प्रोडक्ट की जगह हम क्या ले रहे हैं, आउटकम। बात तो वही है, इसमें हमारा जो प्रोसेस था दैट मीन्स हमारे एक्शंस एंड रिएक्शंस ही थे, सो बस नाम चेंज हो गया है, जो इसका कंटेक्स्ट है वो सेम ही है। ठीक है, सो कायरो मॉडल इज कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, रिएक्शन इवैल्यूएशन एंड आउटकम इवैल्यूएशन। क्लियर हो गया, कायरो मॉडल और चारों मॉडल क्लियर हो गए। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो सभी ने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, जिसमें आप ये सारे मेथड्स लिख के आओगे, सर्वे, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड असेसमेंट, फोकस ग्रुप्स, इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेंचमार्किंग, 360 डिग्री फीडबैक। उसके बाद कर्कपैट्रिक्स मॉडल लिख के आओगे जिसमें 4 लेवल्स हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। एंड CIPP मॉडल लिख के आओगे जिसमें है कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एंड कायरो मॉडल जिसमें है कंटेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन एंड आउटकम्स। क्लियर हो गया, यहाँ तक रिवाइज हो गया, लर्न हो गया। उसके बाद एनालाइज करना, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें बहुत सारा खर्चा आता है, सो इवैल्यूएट करना इफेक्टिवनेस और कॉस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन द एंड आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है ना, कि जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जितना आपने खर्चा करा है, क्या आप उस खर्चे को कवर कर पा रहे हो या नहीं। सो एनालाइज करना और कॉस्टिंग करना ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप नीड देखोगे, क्या आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की नीड है, कितनी नीड है, क्या नीड है, उनकी नॉलेज में क्या गैप है। तो आप बहुत सारे सर्वे, इंटरव्यूज वगैरह करवा के देखोगे कि उनको नीड है या नहीं है। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन करोगे कि आप ट्रेनिंग कैसे कैसे करवा रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, कितनी लेंथ होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्रेनिंग के, ये सब आप तय करोगे। देन आप कॉस्ट एनालिसिस करोगे कि कितना खर्चा आने वाला है। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर को भी पैसे देने पड़ेंगे, मटेरियल का भी खर्चा है, ट्रैवलिंग का भी खर्चा उन पे करना पड़ता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो उसका भी खर्चा करना पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना डेली रूटीन वाला काम है वो छोड़ के ही आएंगे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है जिसको छोड़ के एम्प्लॉयज आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने, सो वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट है। तो इसके बाद हम रिटर्न ऑन एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, कितना हमारा खर्चा हो रहा है, इतना रिटर्न हमें बाद में मिलेगा, तो ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब हमारा एम्प्लॉय ट्रेनिंग से वापस आएगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा। सो हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं इस चीज की, कॉस्टिंग की। ठीक है, देन हम इवैल्यूएट करते हैं कि अगर इफेक्टिव है तो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, वरना हम ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। वही चीज है कि हम प्रॉपर्ली ट्रेनिंग की कॉस्ट, ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिफाइन करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कॉस्ट को और बेनिफिट को और उनको मॉनिटरी वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद फ्यूचर कॉस्ट को भी हम डिडक्ट कर देते हैं। देन हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ट्रेनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो समझ आया कॉस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं। नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग डिजाइन, कॉस्ट एनालिसिस, ROI एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। इसके बाद फाइनली हमारा लास्ट यूनिट है एमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। कि इंडिया में ना नए नए तरीके आ रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, वो कौन से नए एमर्जिंग पैटर्न्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के।
इमर्जिंग पैटर्न में हमारा फर्स्ट वे है फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स। आजकल की जनरेशन सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल पे फोकस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पता है कि अगर कोई भी वर्क प्लेस का सक्सेस है वो ना सिर्फ हार्डकोर स्किल्स पे डिपेंड करता है बल्कि सॉफ्ट स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। सो सॉफ्ट स्किल के टूवर्ड ज्यादा ओरिएंटेड हो रही है आजकल की जो ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस हैं। सेकेंड, आजकल की जो ट्रेनिंग है ना, दैट इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स ब्लेंडेड लर्निंग, कि सिर्फ क्लासरूम लर्निंग नहीं, मतलब ब्लेंडेड लर्निंग चल रही है, ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग विद ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि आपको पता है डिजिटल एरा है, ई लर्निंग का एरा है। तो आजकल हम ब्लेंडेड मॉडल्स पर जा रहे हैं जिसमें ट्रेडिशनल टीचिंग तो है ही, साथ में हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं मोबाइल एंड ऑनलाइन लर्निंग के साथ। उसके अलावा आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है गेमिफिकेशन, कि आपको सिखाया जा रहा है थ्रू गेम्स। सो आजकल के लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं थ्रू गेम्स, क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं हम बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं और हमें मजा भी आता है। सो आपको जो रिटेंशन टाइम है वो बढ़ जाता है। सो उनको हम इनकॉर्पोरेट करके रिवॉर्ड्स वगैरह देके, लीडर बोर्ड्स वगैरह मेंटेन करके, सो गेमिफिकेशन के थ्रू भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाने लगी है। उसके अलावा कस्टमाइज ट्रेनिंग, आपको पता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है उसकी अलग अलग नीड्स एंड डिमांड्स है, तो उनको उनकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिव वे क्या है, कस्टमाइज ट्रेनिंग, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए उसकी स्पेसिफिक टाइम ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट है माइक्रो लर्निंग। माइक्रो लर्निंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ आपको रेलिवेंट चीजें सिखाई जाती हैं और स्मॉल स्मॉल बिट्स में चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि आपको बाइट साइज चंक, देखो अगर आपको कम याद करना है ना तो आपको अच्छे से आप कंज्यूम कर लोगे और हमेशा आप अप्लाई करोगे। अब मैं आपको 10 कोड्स बता दूं, आपको एक भी नहीं याद रहेगा, पर अगर मैं आपको एक कोड बताऊं या एक चीज बताऊं तो आप उसको अच्छे से समझ लोगे और उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो माइक्रो लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। उसके बाद फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, कि सबको हम इंक्लूड करें हमारे उसमें वर्क प्लेस में, ये कल्चर भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। उसके अलावा और कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे डाटा साइंस हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डाटा साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हैं, ये सारी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। आई होप आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पूरा समझ आ गया होगा। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है मुझे कमेंट सेक्शन में सबने बताना है, क्योंकि हमने पूरा यूनिट कवर कर लिया, ट्रेनिंग हमने समझ लिया था अच्छे से, बट हमने कभी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस नहीं किया। सो आप सारे मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।